आसमान में काले बादलों का डेरा था। बिजली ऐसी कड़क रही थी मानो पहाड़ टूट रहे हों। रीमा चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले में अपने बेटी के साथ बैठी हुई थी। माँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या आज भी हम भूखे सोएंगे? नहीं मेरी बच्ची, माँ अभी दाना लेकर आती है। बस तुम दरवाजे से दूर रहना। नहीं माँ, बाहर मत जाओ। मैंने सुना है कि खूंखार चील अब अकेले पक्षियों पर हमला नहीं करती। वो घात लगाकर बैठी रहती है। मुझे दाना नहीं, आपकी सलामती चाहिए। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ ममता थी जो डर रही थी और दूसरी तरफ भूख थी जो तड़पा रही थी। रीमा ने अपना दिल पत्थर किया और दाने की तलाश में निकल पड़ी। रीमा चिड़िया अपने दोस्त कबूतर और लूसी के घर चली जाती है। कबूतर स्वभाव से बहुत ही सीधा और भोला था, लेकिन लूसी हमेशा उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान रहती थी। रीमा बहन, तुम इस तूफान में कहाँ जा रही हो? देखो, मैंने कुछ दाने बचा कर रखे थे, थोड़े तुम ले जाओ। अरे ओ जी, आप खुद इतने भोले हो, अपनी फिक्र तो है नहीं। रीमा, इसे समझाओ, ये अभी बाहर जाने की जिद कर रहा था। इसे नहीं पता कि जंगल के उस पार चील का नया अड्डा बन गया है। लूसी, डर के जीने में क्या मजा? भगवान ने पंख उड़ने के लिए दिए हैं, छुपने के लिए नहीं। हाँ, और उन्हीं पंखों को चील नोच लेगी तब पता चलेगा। रीमा, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। ये बहुत भोला है, कोई भी इसे बहला लेगा। लूसी बहन, तुम सही कह रही हो। हम सब लोग साथ चलते हैं, हिम्मत बनी रहेगी। हम लोग कितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने अपने घर लौट आएंगे। माँ, तुम कीकी का अच्छे से ध्यान रखना। हम लोग जल्द से जल्द घर लौट आएंगे। तुम चिंता मत करो लूसी बेटा, मैं कीकी का अच्छे से ध्यान रखती हूँ। माँ, मेरे लिए कुछ मजेदार लेकर आना खाने के लिए। ठीक है, जरूर से तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ मजेदार लेकर आऊंगी, पर मेरे आने तक नानू को मत परेशान करना। वहीं दूसरी तरफ माही चील गोरी को पकड़ चुकी थी खाने के लिए। मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। मेरे पति और मेरी बेटी मेरे घर में इंतजार कर रहे हैं। मुझे मत खाओ। आज तो बहुत अच्छा दिन है। इतनी तेज बारिश में काला मांस खाने में बहुत मजा आएगा। चील चील, उधर देखो, दूसरी चील आ रही है। ऐसा कहते ही माही चील दूसरी तरफ घूम जाती है। घूमते ही गोरी तुरंत उसके चंगुल से छूटकर वहां से भाग जाती है। दूसरे जंगल में रहने वाला चील इस जंगल में घुस आया था खाने की तलाश में। ये देखकर माही चील बहुत गुस्सा हो जाती है। इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरे जंगल में कैसे घुस आया? रुको, मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। आज तो किसी तरह मुझे अपनी जान बचाकर अपने घर जल्द से जल्द जाना होगा, वरना ये दो चील मुझे मारकर खा जाएंगे। तीनों पक्षी मिलकर दाना ढूंढ ही रहे थे कि तभी गोरी कव्वी बदहवास होकर उनके पास आकर गिरी। उसके शरीर पर जख्म थे। भागो, यहाँ से भागो। वो जालिम चील, उसने बुलबुल के मासूम बच्चों को खा लिया है। पर कव्वी बहन, हमने तो उसका क्या बिगाड़ा है? हम तो बस अपना पेट भरने आए हैं। अरे ओ भोले कबूतर, शिकारी को वजह नहीं, शिकार चाहिए होता है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान से एक काली परछाई मंडराई। भूखी चील ने गोरी कव्वी को फिर से निशाना बनाना चाहा, पर गोरी कव्वी किसी तरह झाड़ियों में छुप गई। अब चील की नज़र इन तीनों पर थी। चील बिजली की रफ्तार से नीचे आई और कबूतर को अपने पंजों में दबाने ही वाली थी कि लूसी चिल्लाई, नहीं, मेरे पति को छोड़ दो, मुझे खा लो, पर इन्हें जाने दो। नहीं लूसी, तुम पीछे हटो। चील दीदी, आप तो जंगल की रानी हो। हम जैसों को मारकर क्या मिलेगा? वाह, आज तो दावत बड़ी है। एक मोटी लूसी, एक भोला कबूतर और एक नन्ही रीमा। आज मेरा पेट कई दिनों तक भरा रहेगा। रीमा चिड़िया समझ गई कि अब ताकत काम नहीं आएगी। उसे अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। ठहरो चील रानी, क्या आपको पता है कि दूसरी तरफ वाली चील ने आपके बारे में क्या कहा है? क्या कहा उसने? उसने कहा कि आप अब कमज़ोर हो गई हो और आपसे एक छोटा पक्षी भी नहीं पकड़ा जाता। वो खुद को इस जंगल का राजा बता रहा है और उसने आज एक बहुत बड़ा खरगोश मार गिराया है। तभी दूसरी चील जो वाकई वहाँ घूम रही थी पास आ गई। तुम यहाँ क्या बकवास कर रही हो छोटी चिड़िया? भैया, ये कह रही हैं कि आप इनके इलाके में घुसपैठ कर रहे हो
और आप बहुत कमज़ोर हो। दोनों चीलें घमंडी और क्रूर थे। अपमान की बात सुनकर उनका खून खौल उठा। वे भूल गए कि उनके सामने शिकार खड़ा है। वे आपस में ही भीड़ गए। हवा में उनके पंख झड़ने लगे और वे लड़ते लड़ते पहाड़ी की गहरी खाई में जा गिरे। जब खतरा टल गया तो चारों ने राहत की सांस ली। अपने अपने घर वापस लौट चले। तुम चिंता मत करो गौरी, मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। रीमा जल्दी से ढेर सारा दाना लेकर अपने घोंसले की ओर उड़ी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि चुटकी दरवाजे पर आंखें बिछाए बैठी थी। माँ, आप आ गई। मुझे लगा आप चुटकी, माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। देखो, आज लूसी चाची और कबूतर अंकल ने भी हमारी मदद की। उस रात बारिश तो हो रही थी, पर घोंसले के अंदर डर का अंधेरा नहीं, बल्कि ममता और जीत की रोशनी थी। जंगल ने आज सीख लिया था कि एकता और बुद्धि से सबसे बड़े दुश्मन को भी हराया जा सकता है। सुंदर वन में रीमा चिड़िया रहती थी। रीमा और टुन्नू चिड़ा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मौसम बहुत साफ था। रीमा, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। मैं आज ही तुम्हारी माँ से बात करूंगा। हम शादी कर लेते हैं। नहीं टुन्नू, तुम नहीं जानते मेरी माँ को। वो बहुत गुस्से वाली हैं। वो चाहती हैं कि मेरी शादी किसी अमीर पक्षी से हो, जिसके पास बहुत बड़ा घर और अनाज के गोदाम हो। अरे पगली, प्यार से बड़ा कोई धन नहीं होता। मैं उन्हें मना लूंगा। मैं तेज उड़ सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। टुन्नू हिम्मत करके रीमा के घर की तरफ बढ़ता है। नमस्ते काकी, मैं रीमा से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा? शादी? अपनी शक्ल देखी है? एक साधारण सा चिड़ा। मेरी रीमा के लिए तो मैं कोई बड़ा सेठ चिड़ा या अमीर चिड़ा ढूंढूंगी। तेरे पास है क्या? काकी, मेरे पास हिम्मत है और रीमा के लिए सच्चा प्यार है। मेरी माँ भी बहुत अच्छी हैं। वो रीमा को बहुत मानेंगी। प्यार से पेट नहीं भरता। निकल जा यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ दिखा तो पंख नोच लूंगी तेरे। रीमा पीछे खड़ी रो रही थी। टुन्नू रीमा की आंखों में आंसू देखकर दुखी हो जाता है। रो मत रीमा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन वादा करता हूँ मैं खूब मेहनत करूंगा और अमीर बनकर लौटूंगा। तब तुम्हारी माँ मना नहीं कर पाएंगी। टुन्नू दूर शहर कमाने चला गया। रीमा बिल्कुल अकेली पड़ गई। वो भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर थी। उसे जब भी टुन्नू की याद आती, वो तनाव में बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देती। रीमा, बस कर मेरी बहन। सुबह से तूने कितना खा लिया है। देख, तू कितनी मोटी होती जा रही है। ऐसे तो तू उड़ भी नहीं पाएगी। क्या करूँ लूसी, टुन्नू की याद आती है तो मुझे घबराहट होती है और मैं बस खाती रहती हूँ। मुझे लगता है वो अब कभी नहीं आएगा। अरे खाने दे इसे लूसी। वैसे भी इसकी माँ ने इसे बिकाऊ माल बना रखा है। मोटी हो जाएगी तो शायद कोई बड़ा सेठ इसे वजन के हिसाब से पसंद कर ले। माँ, चुप रहिए। वो पहले ही दुखी है। हाँ काकी, रीमा तो हमारी दोस्त है। रीमा तू चिंता मत कर। पिंकी कव्वी ने कहा है कि टुन्नू जरूर आएगा। दिन बीतते गए। रीमा खा खा कर बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी। उसका शरीर इतना भारी हो गया था कि वो ठीक से उड़ भी नहीं पा रही थी। ये सब दुष्ट कालू कौवा देख रहा था। देख गौरी, वो रीमा चिड़िया को देख, कैसी फूल कर गुब्बारा हो गई है। अब इसे कौन प्यार करेगा? टुन्नू तो इसे देखकर ही भाग जाएगा। कालू जी, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। रीमा की माँ तो बहुत धनवान है। क्यों ना हमें किसी पागल चिड़े को पकड़कर रीमा की शादी करवा दे और सारी जायदाद हड़प ले। खबरदार कालू, अगर किसी बेचारी के साथ बुरा किया तो भगवान सब देखता है। सुधर जा तू। अरे बुढ़िया, तू चुप कर। मैं जा रहा हूँ रीमा की माँ के पास। कुछ महीनों बाद टुन्नू वापस आया। उसने कड़ी मेहनत करके ढेर सारे पैसे कमाए थे। वो सीधा रीमा के पास गया, लेकिन रीमा को देखकर वो हैरान रह गया। रीमा, ये क्या हुआ तुम्हें? चले जाओ टुन्नू, मुझे मत देखो। मैं अब बदसूरत हो गई हूँ। मैंने तुम्हारी याद में बस खाया और अब मैं उड़ भी नहीं सकती। तुम मुझे छोड़ दो। कालू कौवा वहाँ आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, देख टुन्नू, तेरी यह प्रेमिका अब चिड़िया नहीं फुटबॉल बन गई है। इसे छोड़ और भाग जा। टुन्नू को गुस्सा आ जाता है और वो कालू की खूब पिटाई करने लगता है।
जुबान संभाल कर बात कर कालू। रीमा मेरा प्यार है, चाहे वो मोटी हो या पतली, वो मेरे लिए सबसे खूबसूरत है। मैं शक्ल से नहीं, उसके दिल से प्यार करता हूँ। ये सुनकर रीमा रो पड़ती है, पर इस बार खुशी से। फिर वहाँ पर सारे पक्षी आ जाते हैं। टुन्नू, तू फिर आ गया। रीमा, तू वहाँ पर क्या कर रही है? टुन्नू, तू निकल यहाँ से। रुको काकी, ये कालू धोखेबाज है। ये आपकी सारी जायदाद हड़पना चाहता है। चुप कर पिंकी, झूठ मत बोल। दोस्तों, अब बातों का वक्त नहीं है, हमें भागना होगा। ठीक है, रीमा उड़ नहीं सकती। टुन्नू, तुम अपने पीठ पर रीमा को बिठा लेना और कबूतर तुम दोनों की रखवाली करेगा। मैं और तोता इस कालू और गोरी को रोकने की कोशिश करेंगे। टुन्नू अपनी पीठ पर रीमा को बिठाकर वहाँ से उड़ जाता है और उन दोनों के पीछे सारे लोग लग जाते हैं उन दोनों को पकड़ने के लिए। टुन्नू, मैं बहुत भारी हूँ, तुम गिर जाओगे। जब तक मेरे पंखों में जान है, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा रीमा। मेरा प्यार मेरा हौसला है। रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी पिंकी, कव्वी और तोता ने कालू के ऊपर हमला कर देते हैं और उन दोनों को वहीं पर रोक लेते हैं। बहुत अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। जा बेटा टुन्नू, ले जा अपनी दुल्हनिया को। टुन्नू रीमा को लेकर अपने घर दूसरे जंगल पहुंचा। वहां टुन्नू की माँ इंतजार कर रही थी। माँ, मैं रीमा को ले आया, पर माँ, ये थोड़ी मोटी है तो क्या हुआ बेटा, सेहत तो बनती बिगड़ती रहती है। बहू का दिल साफ होना चाहिए। और देखो, इसका चेहरा कितना भोला है। माँ जी, आपने मुझे अपना लिया। पगली, तू अब मेरी बेटी है। हम साथ में कसरत करेंगे और उड़ेंगे। तू फिर से पहले की तरह हो जाएगी। तभी पीछे से रीमा की माँ लूसी और बाकी दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं। रीमा की माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, क्योंकि कालू की माँ ने सब कुछ बता दिया था। मुझे माफ़ कर दो टुन्नू, मैं लालच में अंधी हो गई थी। कालू ने मुझे धोखा दिया, लेकिन तूने मेरी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। तू ही रीमा की लायक है। काकी, जो हुआ उसे भूल जाइए। अब हम सब एक परिवार हैं। उस सुहावने मौसम में जंगल के सभी अच्छे पक्षियों, पिंकी, तोता, कबूतर, लूसी ने मिलकर टुन्नू और रीमा की शादी करवाई। रीमा ने कसम खाई कि वो अब खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देगी। टुन्नू और रीमा की प्रेम कहानी जंगल में अमर हो गई। सच्चा प्यार और जीवन साथी वह है जो आपकी बाहरी सुंदरता या मोटापे को नहीं, बल्कि आपके साफ दिल और स्वभाव को अहमियत दे। बर्फबारी का मौसम शुरू हो गया था। रीमा चिड़िया ने तो बर्फबारी के लिए पूरी तैयारी कर ली। उसने पक्का घर भी बना लिया था और घर में ढेर सारा भोजन भी जमा कर लिया था। कालू जी, गर्मी तो हम दोनों ने यहाँ वहाँ मजे से काट ली। अब इस बर्फबारी का क्या होगा? क्या बात है गौरी, अभी तक बर्फ क्यों नहीं गिर रही? वैसे मुझे बर्फ का मौसम बहुत पसंद है। कौवे ने ऐसा बोला ही था, तभी जोरों की बर्फबारी शुरू हो जाती है। गोरी कौवे जल्दी से घर के अंदर चली जाती है, लेकिन कालू कौवा तो बर्फ में नहा रहा था। गौरी, तुम भी जल्दी से बाहर आ जाओ, बर्फ में नहाने का मजा ही कुछ और है। कालू जी, ये सब काम आप ही करना, मुझे बर्फ में नहीं नाचना है। गोरी को बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पति पागल हो गए हैं जो बर्फ में नाच रहे हैं। अब मुझे ही भोजन का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर गोरी भोजन के लिए बर्फबारी में उड़ रही थी। तभी वो पिंकी के घर से खिड़की में से झांक रही थी। उसके घर में ढेर सारा भोजन था। वो तुरंत कालू के पास आती है और कौवे से कहती है, कालू जी, पिंकी के घर में ढेर सारा भोजन रखा हुआ है। आप जाकर पिंकी से बातें करना, मैं खिड़की के रास्ते भोजन चुरा लूंगी। अरे वाह गौरी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। पिंकी को कुछ भी पता भी नहीं चलेगा। फिर कौवा पिंकी के घर आता है। क्या हुआ कालू, इतनी तेज बर्फबारी में मेरे घर कैसे आना हुआ? वो पिंकी, बर्फ में नाचने में अकेले मजा नहीं आ रहा, क्या तुम भी मेरे साथ नाचोगी? नहीं कालू, मुझे बर्फ में भीगना पसंद नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। वो लोग ऐसे बात कर रहे थे, पीछे से गोरी अमृत चुरा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। कालू भी वहाँ से आ जाता है। बेचारी पिंकी अपने अमरूद खाने के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन उसको तो उसके अमरूद नजर नहीं आ रहे थे। अरे ये क्या, मेरी अमरूद कहाँ गए? मैंने तो यही रखा था।
दूसरी तरफ कौवा और कव्वी मजे मजे से चुराए हुए अमरूद खा रहे थे। अरे वाह वाह, मीठे मीठे अमरूद खाकर मजा ही आ गया। कालू, अब हर दिन हम दोनों ऐसा ही करेंगे, फिर रोज हमें भोजन की क्या चिंता होगी। दूसरे दिन पिंकी मीठे जामुन खाने के लिए बैठी हुई थी। कल तो मेरे अमरूद किसी ने चोरी कर ली, आज तो मैं मजे मजे से जामुन खाऊंगी, वो भी अपना खिड़की बंद करके। फिर पिंकी अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है और मीठे मीठे जामुन खाने लगती है। फिर पिंकी अपने जामुन खत्म करने के बाद अपना खिड़की खोलती है। कालू जी, आज हम दोनों क्या खाएंगे? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। लगता है वो पिंकी के पास भी भोजन खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे? गोरी, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। कालू जी, आज हम चिड़िया का भोजन चुरा कर लाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। फिर गोरी कालू को अपना सारा उपाय बताती है। कालू चिड़िया के घर जाता है। क्या हुआ कालू भैया, आप इतनी जल्दी में क्यों हो? किसान की पत्नी भर भर के दाना बांट रही है, तुम भी जाकर ले लो। मैंने भी बहुत जमा कर ली, सोचा तुमको भी बता दूं। कालू भैया, मेरे पास तो पहले से ही भोजन जमा है, इसीलिए आप ही लाएं। अरे चिड़िया माना कि तुम्हारे पास ढेर सारा भोजन जमा है, आगे के दिनों के लिए क्या करोगी? अगर यह बर्फबारी नहीं रुकेगी तो जाओ, जाकर भोजन लेकर आओ। फिर रीमा चिड़िया को कालू की बात ठीक लगती है। वो उसके साथ भोजन लेने के लिए चली जाती है। पीछे से गोरी चिड़िया के घर आती है। छुटकी, तुम्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है। दाने का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए तुम भी अपनी माँ के पास जाओ और उनकी मदद करो। ये सुनकर छुटकी इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। फिर गोरी जल्दी से चिड़िया के घर आती है और सारा भोजन चुराकर वहाँ से भाग जाती है। कालू भैया, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? यहाँ तो कोई नहीं है। किसान की पत्नी, वह किसान की पत्नी चली गई होगी। वह क्या है ना, बर्फ गिर रही है न शायद, इसलिए चलो हम घर वापस चलते हैं। वो दोनों घर वापस आ ही रहे थे, तभी धीरे धीरे उड़ती हुई छुटकी नजर आती है। अरे छुटकी बेटी, इतनी बर्फ में तू यहाँ क्यों आई हो? फिर छुटकी अपनी माँ को सारी बात बताती है कि गोरी ने कैसे उसे यहाँ भेजा है। छुटकी के ऐसे कहते ही कालू समझ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। घर जाकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो रहे थे। अरे मुझे तो पता ही नहीं कि वह छोटी चिड़िया ने अपने घर में इतना ज्यादा भोजन जमा कर रखा है। हाँ कालू जी, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। बर्फबारी के मौसम में हम दोनों आराम से बैठकर भोजन खाया करेंगे। छुटकी, मुझे अब समझ में आया कि गोरी और कालू ने हमसे झूठ बोला। उन्होंने हमारे घर का सारा भोजन चुरा लिया। माँ, अब हम दोनों क्या खाएंगे? छुटकी बेटी, मैं उनके पास जाती हूँ और अपना भोजन वापस मांग कर ले आती हूँ। फिर रीमा उनके पास जाती है और अपना भोजन वापस मांगने लगती है। कव्वो, मेरा भोजन मुझे वापस कर दो। मैंने कितनी मेहनत से भोजन जमा करके रखा था। चिड़िया, मैं तो तुम्हारे साथ ही था और गोरी घर में थी, कोई और चुरा कर ले गया होगा। हम पर चोरी का इल्जाम मत लगाओ। रीमा चिड़िया सब समझ जाती है और वहाँ से वापस आ जाती है। मेरी बेटी भूखी ही सो जाएगी अगर मैं उसके लिए दाना नहीं लाई। एक काम करती हूँ, मैं किसान की पत्नी के पास जाती हूँ और वहाँ से एक अमरूद तोड़कर ले आती हूँ। चिड़िया वहाँ जाती ही उस पेड़ पर एक भी अमरूद नहीं था। किसान की पत्नी चिड़िया को देख रही थी और वो जल्दी से उसके पास आती है। क्या बात है चिड़िया, तुम इतनी तेज बर्फबारी में यहाँ क्यों आई हो? फिर चिड़िया सारी बात किसान की पत्नी को बताती है। अरे चिड़िया रानी, तुम परेशान मत हो, ये बर्फबारी का मौसम है, भोजन मिलना बहुत मुश्किल है। जब तक बर्फबारी रुक नहीं जाएगी, तुम रोज मेरे पास आकर भोजन ले जाया करना। मैं हर दिन तुम्हें भोजन दे दूंगी। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। फिर किसान की पत्नी कुछ चावल चिड़िया को दे देती है। चिड़िया खुशी खुशी से उन चावलों को अपने घर ले आती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब हर दिन चिड़िया किसान की पत्नी से भोजन ले आती थी। एक दिन ये बात कौवों को भी पता चल जाती है। वो दोनों जल्दी से किसान की पत्नी के पास जाते हैं भोजन लेने के लिए। अरे ये तो वही कौवे हैं जो छोटी चिड़िया को सताते हैं। आज तो मैं इन दोनों को सबक सिखाकर ही रहूंगी। फिर किसान की पत्नी उन दोनों की खूब पिटाई करने लगती है। माँ जी, आप हमें क्यों मार रही हो? हम दोनों ने आपका क्या बिगाड़ा? बेशर्म, तुम दोनों हमेशा बेचारी उस छोटी चिड़िया को सताते रहते हो। बेचारी ने कितनी मुश्किल से बर्फबारी के लिए भोजन जमा करके रखा था।
लेकिन तुम दोनों कौवों ने इतनी आसानी से उसका भोजन चुरा लिया। अब मैं तुम दोनों को उसकी सजा देती हूँ। ऐसा कहकर किसान की पत्नी उन दोनों की ओर पिटाई लगाती है और बिना भोजन दिए ही वहाँ से भगा देती है। ऐसे उन दोनों को चोरी करने की सजा मिलती है। फिर वो दोनों रोते रोते ही वापस अपने जंगल लौट जाते हैं। दरपुर गांव में आज मौसम तो सामान्य था। हल्की धूप खिली थी और मंद मंद हवा चल रही थी। लेकिन पक्षियों की दुनिया में एक बड़ा संकट छाया हुआ था। पिछले कई दिनों से आसपास न तो कीड़े मिल रहे थे और न ही अनाज का कोई दाना। हर कोई भूख से बेहाल था। पेड़ की डाल पर रीमा चिड़िया और उसकी नन्ही बेटी चुटकी बैठे हैं। चुटकी भूख से रो रही है। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे भूख लगी है। क्या आज भी हमें खाना नहीं मिलेगा? नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत कहो। मैं अभी उड़ान भरूंगी, कहीं ना कहीं तो दाना ज़रूर मिलेगा। तुम बस यहाँ घोंसले में चुपचाप बैठना। तभी वहाँ कबूतर और उसकी पत्नी लूसी आ जाते हैं। वे भी थके हुए लग रहे हैं। जहाँ एक तरफ भोले पक्षी भूख से तड़प रहे थे। रीमा, तुम कहाँ जाने की सोच रही हो? हमने पूरा गांव छान मारा, कहीं भी दाना नहीं है। ऐसा लगता है जैसे अकाल पड़ गया हो। सही कह रही है लूसी। और जो थोड़ा बहुत खाना कहीं दिखता भी है तो वो दुष्ट कालू और उसकी टोली हड़प लेती है। लेकिन भाई, मैं हार नहीं मान सकती। मेरी चुटकी की हालत देखो। अगर उसे आज खाना नहीं मिला तो वो बीमार पड़ जाएगी। मुझे किसान के घर के पास जाना होगा। राधा दीदी ज़रूर कुछ न कुछ देंगी। हाँ, राधा बहुत दयालु है। चलो हम सब वहीं चलते हैं, शायद किस्मत साथ दे दे। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और उसकी मंडली अपनी चालाकियों में व्यस्त थी। अरे कालू, देखा तुमने? वो रीमा और कबूतर कैसे मुंह लटकाए बैठे हैं। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। मजा तो आएगा ही पिंकी। इस इलाके का राजा मैं हूँ। जो भी दाना यहाँ गिरेगा उस पर पहला हक मेरा और गोरी का है। ये छोटे पक्षी तो बस ऐसे ही रोते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा जी। मैंने सुना है कि किसान की पत्नी राधा आज रसोई में कुछ खास बना रही है। खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। सच में? अगर राधा ने कुछ बाहर रखा तो हमें उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा। रीमा और उसके दोस्तों को एक टुकड़ा भी नहीं मिलना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मेरी नजर चील जैसी है। जैसे ही खाना बाहर आएगा मैं झपट्टा मारूंगा और सब साफ कर दूंगा। राधा अपनी रसोई में रोटियां बना रही है। चूल्हे से ताज़ी रोटियों की महक आ रही है। राधा खिड़की से बाहर देखती है और पक्षियों को उदास बैठा पाती है। अरे, आज मेरे आंगन के पक्षी कितने शांत हैं। रोज तो चहचहाते रहते थे। लगता है इन्हें भूख लगी है। बेचारों को शायद आज कहीं दाना नहीं मिला। राधा एक बड़ी सी मोटी और नरम रोटी बनाती है। उस पर थोड़ा सा घी लगाती है। मैं ये ताज़ी रोटी इनके लिए पेड़ के पास रख देती हूँ। इसे खाकर इनकी जान में जान आएगी। खासकर वो छोटी चिड़िया चुटकी, वो तो बहुत कमज़ोर लग रही है। राधा का दिल सोने का था। उसने इंसानों और जानवरों में कभी फर्क नहीं समझा। माँ देखो, राधा आंटी खाना लाई हैं। रोटी, गरम रोटी। शांत हो जाओ बेटी, ईश्वर ने हमारी सुन ली। चलो हम सब मिल बांट कर खाएंगे। रीमा, तुम पहले जाना, चुटकी सबसे छोटी है। वो गरम रोटी लेकर बाहर आंगन की दीवार की ओर बढ़ी। बाहर पेड़ पर बैठे रीमा, कबूतर और लूसी की आंखों में चमक आ गई। राधा बाहर आकर रोटी पेड़ के पास डाल देती है और वो वापस अपने घर में चली जाती है। बस यही वो पल था जिसका कालू को इंतज़ार था। राधा के मुड़ते ही एक काले साए ने आसमान से गोता लगाया। कालू बिजली की रफ्तार से नीचे आया और पूरी की पूरी रोटी अपनी पंजों में दबा ली। नहीं कालू भाई, रुकिए, ये चुटकी के लिए है। लेकिन कालू नहीं रुका। वो रोटी लेकर सीधा अपने नीम के पेड़ की ओर उड़ गया, जहाँ पिंकी और गोरी उसका इंतजार कर रहे थे। माँ, मेरी रोटी दुष्ट कौवा ले गया। अरे, ये क्या शोर है? राधा देखती है कि पेड़ के पास रोटी नहीं है और कालू रोटी लेकर भाग रहा है और बाकी पक्षी रो रहे हैं। कालू को लगा था कि वो आराम से दावत उड़ाएगा, लेकिन लालच का अंत बुरा होता है। लाओ पहले मुझे दो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अरे खबरदार, मुझे भूला तो। मैंने तुम्हें बताया था कि राधा आ रही है। आधा हिस्सा मेरा है। हटो तुम दोनों। उसे रास्ते पर ही पिंकी और गोरी भी उस रोटी पर झपट पड़े।
तीनों में छीना झपटी होने लगी, जिसके कारण वो रोटी सीधे नीचे गिर जाती है। गिरते ही वहीं पर बैठा हुआ भूरा कौवा रोटी को देखकर अचानक से उसे पर टूट पड़ता है और वो रोटी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये सब गोरी, कालू, पिंकी देखकर बहुत उदास हो जाते हैं। न कालू को मिला, न गोरी को और न ही पिंकी को। लालच ने उनका बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अब वे तीनों भी भूखे थे और शर्मिंदा भी। राधा ने ये सब देख लिया था। उसे कालू की हरकत पर गुस्सा तो आया, लेकिन पक्षियों की भूख देखकर उसका दिल पसीज गया। मेरे प्यारे बच्चों, उदास मत हो। मुझे पता है कि कालू ने शैतानी की है, लेकिन तुम चिंता मत करो। राधा के रहते कोई भूखा नहीं सोएगा। राधा रसोई में वापस गई। इस बार वो कुछ भीगे हुए चावल और मूंगफली और कुछ चने के दाने पक्षियों के लिए लेकर आई और थोड़े थोड़े कर कर वहाँ डाल दिया। आओ सब लोग खाओ। रीमा, चुटकी, कबूतर, लूसी, आ जाओ। राधा ने खाने का ढेर लगा दिया। रीमा और चुटकी ने भरपेट खाना खाया। कबूतर और लूसी ने भी जी भरकर दाना चुगा। कालू, गोरी और पिंकी पेड़ से ललचाई नजरों से देख रहे थे। वे अब बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। ओए कालू, मुझे पता है तुम वहाँ छिपे हो। चोरी करना बुरी बात है, लेकिन भूखा रहना उससे भी बुरा है। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो प्यार से मांगना सीखो, छीनना नहीं। राधा ने एक मुट्ठी दाना पेड़ के नीचे अलग से डाल दिया। आ जाओ, तुम भी खा लो, लेकिन अगली बार से मिल बांट कर रहना। सभी पक्षी जमीन पर उतर आए हैं। कालू भी धीरे धीरे नीचे आया। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। मुझे माफ कर दो रीमा, मुझे माफ कर दो राधा बहन। कोई बात नहीं कालू भाई, देखो राधा दीदी ने कितना सारा खाना दिया है। आराम से खाना। हाँ कालू अंकल, ये भीगे हुए चावल बहुत अच्छे हैं। उस दिन सुंदरपुर में एक चमत्कार हुआ। जो कालू हमेशा दूसरों को सताता था, आज वह रीमा और कबूतर के साथ एक ही कतार में बैठकर दाना चुग रहा था। पिंकी और गोरी ने भी अपना स्वार्थ छोड़ दिया। देखा, मिल बांट कर खाने में कितना स्वाद है। और ये सब हमारी प्यारी राधा की वजह से हुआ। राधा बैठकर इस सुंदर नज़ारे को देख रही थी। पक्षियों का पेट भर गया था और वे खुशी से चहचहा रहे थे। बस ऐसे ही खुश रहो सब। उस दिन के बाद कालू ने कभी चोरी नहीं की। भोजन की कमी तो आती जाती रही, लेकिन अब सुंदरपुर के पक्षी अकेले नहीं थे। उनके पास एक दूसरे का साथ था और राधा का प्यार था। सबने सीखा कि बांटने से खुशी बरती है और लालच से सिर्फ हाथ खाली रह जाते हैं। सभी पक्षी एक साथ उड़ान भरते हैं और आसमान में खुशी से चक्कर लगाते हैं।